So, hi students. Today's topic is atomic mass 1.7.1. इसे हम अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि एटॉमिक मास क्या है. As name suggests, atomic mass is mass of atom. है ना? ठीक है. The atomic mass or the mass of an atom is actually very small because the atoms are extremely small. क्योंकि एटम्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं. सबसे छोटी जो इंडिविजिबल पार्टिकल है, जैसा कि मिस्टर डॉल्टन ने कहा था, जो कि ऐसा नहीं है. एटम इज डिविजिबल, लेकिन मिस्टर डॉल्टन ने कहा था कि इनडिविजिबल होते हैं और सबसे छोटे एटम होते हैं. लेकिन इस बारे में कहीं कोई डाउट नहीं है कि एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, mass spectroscopy mass spectroscopy for determining the atomic masses fairly accurately. तो एटॉमिक मास को मेजर करने के तरीके हमारे पास हैं और बहुत ही एक्यूरेट मैनर में एटॉमिक मास हम मेजर कर लेते हैं. बट इन 19th century scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimental means. यानी कि रिलेटिव मास उस जमाने में साइंटिस्ट मेजर किया करते थे. एज हैज बीन मेंशन अर्लियर, और इस चीज को पहले मेंशन किया जा चुका है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है, ये डिस्कवर किया गया कि लाइटेस्ट एटम है, जो कि बिल्कुल सच है. was arbitrarily assigned a mass of 1 without any unit, and other elements were assigned masses relative to it. तो जैसे कार्बन है, तो कार्बन का मास ये पाया गया कि रिलेटिव टू हाइड्रोजन 12 टाइम्स ज्यादा था. ठीक है ना. ऑक्सीजन का 16 टाइम्स ज्यादा था. इस तरीके से इनके मासेस को डिफाइन किया गया. However, the present system of atomic masses is based on carbon 12. तो as the standard has been agreed upon in 1961. तो 1961 में साइंटिस्ट फिर से मिले और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं. काफी काफी दिन हो गए, कुछ किया था कुछ किया नहीं. तो हाइड्रोजन की जगह पे हम इसको कार्बन को नया स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसी से बाकी के सारे एलिमेंट्स को हम के एटॉमिक मास को मेजर करेंगे. ठीक है. तो क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ खास ऐसी करने की जरूरत नहीं है जब सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है. अगर आप इस पूरे डेफिनेशन को देखें, हियर कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप्स of carbon and can be represented as 12C. In this system, 12C is assigned as mass of exactly 12 atomic mass unit, and masses of all other atoms are given relative to this standard. और जो बाकी के जो एटम्स हैं उनके मास को इस स्टैंडर्ड के रिलेटिव मेजर किया जाता है. ओके. सो one atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 एटम. तो यानी 1 AMU जो है, 1 AMU जो था, इट इज 1/12 ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के इक्विवेलेंट था. अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से देखें तो पहले जो बातें कर रहे थे साइंटिस्ट, वो 1 AMU वाज इक्विवेलेंट टू 1 हाइड्रोजन एटम मास के बराबर था. तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो 1 AMU जो मेजर की जो वैल्यू है, 1 AMU की वैल्यू वो एग्जैक्टली हाइड्रोजन के बराबर नहीं है. ठीक है.
तो इसलिए इन्होंने कार्बन को रेफरेंस लिया है, ठीक। अदरवाइज कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है, और अगर आप केयरफुली देखो ना तो कोई खास फर्क नहीं है। जो पहले वाले सिस्टम से आप एटॉमिक मास मेजर करो और अभी करंट सिस्टम से एटॉमिक मास मेजर करो, बोथ सिस्टम्स विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो अभी जो 1961 में जो हमारा कन्वेंशन हुआ, और ये इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो भी एटॉमिक मास है उसको हम रेफरेंस, उसके लिए रेफरेंस हम सेट करेंगे कार्बन 12 के मास को, ठीक है, और उसको 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/12 करेंगे उसका, और उसको 1 AMU से डिफाइन करेंगे, और हम देखेंगे कि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके मास कितने टाइम्स ज्यादा है। हम्म? यानी कि कार्बन 12 के मास को से 1/12 से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी इसका 1/12 किया, और उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे एलिमेंट के जो मास हैं वो कितने टाइम्स हैं, और उतना हम AMU उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 AMU comes out to be 1.66056 into 10⁻⁻²4, और यहाँ पर मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.6736 into 10⁻⁻²4। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आ रहा था, इसलिए ऐसा नहीं है, देयर वाज अ जेन्युइन रीजन। साइंस कम्युनिटी में जो भी काम किए जाते हैं वो एक रिक्वायरमेंट इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, तो जरूरत थी इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो दस इन टर्म्स ऑफ AMU, हाइड्रोजन एटम का जो वेट आया वो 1.0080 AMU बन करके आ रहा है। पहले वाले सिस्टम के हिसाब से अगर हम करते तो हाइड्रोजन एटम का जो वेट आता, क्या आता, 1.00 AMU आता, ठीक है ना। तो बस तो थोड़ा सा फर्क है, तो यानी कि प्रिसीजन लेवल को इन्होंने और बढ़ाया, और अपनी कैलकुलेशन की जो एक्यूरेसी थी उसको और उन्होंने इम्प्रूव किया। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 would be 15.995 AMU। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स के जो मासेस हैं उनको हम AMU के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी तक जो है, आगे जाकर मोलर ग्राम के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो जिस स्टेज में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये एलिमेंट्स के जो मास है उनको हम AMU से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे हम U के साथ भी, U यूनिट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U व्हिच इज नोन एज यूनिफाइड मास। When we use atomic masses of elements in calculation, we actually use average atomic masses of elements which are explained below। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है हम लोग यूज किया करते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके कई आइसोटोप्स होते हैं, और हम देखेंगे कि वो आइसोटोप्स नेचर में कितने परसेंटेज अवेलेबल हैं, और उसके बाद हम वेटेड एवरेज उसका एटॉमिक मास हम मेजर करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या है? Mainly naturally occurring elements can exist as more than one isotope। जो naturally occurring elements हैं वो एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं। When we take into account the existence of these isotopes, जब हम इनको कंसिडर करते हैं, and their relative abundance, और हम ये भी देखते हैं कि उनकी नेचर में abundance कितनी है, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, या परसेंट ऑकरेंस, the average atomic mass of that element can be computed। और इस तरीके से हम उनके एवरेज एटॉमिक मास को हम कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन हैज फॉलोइंग 3 isotopes with relative abundances and masses as shown against each of them। तो कार्बन 12 जो है वो सबसे ज्यादा 98.892% ये पाया जाता है, यानी मोस्ट ऑफ द कार्बन जो है C12 होते हैं, लेकिन 1.108% जो है कार्बन 13 भी हैं, और कार्बन 12
2 × 10⁻⁻10% फॉर्म में होते हैं। तो यानी कि इनकी मात्रा सबसे कम है, ठीक है। इनके एटॉमिक मास क्या है? 12, 13 एंड 14। तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो, 98.892 इंटू 12, ठीक है, प्लस 1.108 इंटू 13, इनका जो मास हुआ 00335, प्लस 2 × 10⁻⁻10 इंटू 14.00317 डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज। हम अगर हम देखें तो क्या बन करके आता है? 100%। टोटल तो 100% ही होगा ना। इस तरीके से हम इसका एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास हम निकाल लेंगे। तो डेफिनेटली ये तकरीबन 12 के आसपास ही आएगा ना, 12 से हल्का सा ज्यादा है, हल्का बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और this way the average atomic mass of carbon comes out to be 12.011 U. Similarly, average atomic masses for other elements can be calculated. तो हम ये देखेंगे कि उसके कितने आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं और उनके नेचर में abundance क्या है। In the periodic table of elements, atomic masses are mentioned for different elements actually represent their average atomic masses. उनके एवरेज एटॉमिक मासेस को रिप्रेजेंट करते हुए हम पीरियोडिक टेबल शो करते हैं। ऑलराइट देन, अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मास। तो बड़ा आसान है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो भी जो एटम्स हैं उनके मासेस, एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मासेस को हम जोड़ देंगे, इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। It is obtained by multiplying the atomic number of each element by number of its atom and adding them together. For example, जैसे O2 है तो यानी 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन क्या हुआ? 16 और प्लस 16 यानी कि 32 AMU हो गया। इसे H2O हो गया। H2O क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 हुआ यानी कि 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 18 AMU हो गया। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है CH4, तो CH4 ये हो गया। तो जैसा कि काफ़ी एक्यूरेट वैल्यूज दी हुई हैं, तो 12.011 एंड 4 टाइम्स, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना, 4 टाइम्स 1.008 U, तो इट कम्स आउट टू बी 16.043। H2O 18.08 U, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया। इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला मास, तो ऐसे सब्सटेंस जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि मेनली जो सॉलिड स्टेट फॉर्म में होते हैं, उनका हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते, उनका हम फॉर्मूला मास निकालते हैं, ठीक है। सम सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट एक टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है क्लास 12th में, यस क्लास 12th में है, तो उसे हम लोगों को पढ़ना ही है। Some substances, each of such as sodium chloride, do not contain discrete molecules. Molecular form में नहीं रहते, एक specific molecular form में नहीं रहते, as their constituent units. In such compound, positive sodium ion and negative chloride ion entities are arranged in three-dimensional structure. Three-dimensional structure में ये arranged होते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। तो पिक्चर मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। Alright then. It may be noted that in sodium chloride, one Na ion is surrounded by 6 Cl ion and vice versa. And one Cl ion is surrounded by 6 Na ion. The formula such as NaCl is used to calculate the formula mass. तो ठीक है भाई, NaCl क्या हो जाएगा? 23.5 होता है और Cl जो है 35.5 होता है।
कितना हो गया, ये हो गया 36, 36 प्लस 23, तो 39, 59, 59 एमयू के आसपास आ रहा है। ये फॉर्मूला मास आएगा। तो instead of molecular mass as a solid state, sodium chloride does not exist as a single entity। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा, मेरा फिगर अलग है, लेकिन सोडियम का जो मास है 23 एमयू है और क्लोरीन का 35.5, तो इसको जोड़ने पे, ऐड करने पे 58.5 एमयू आता है। तो ये सारे वैल्यूज आपको दिए हुए होंगे और या फिर ज़्यादातर आपको याद रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं, जो यूजुअली न्यूमेरिकल्स में इनके जो एटॉमिक वेट हैं वो इन फॉर्म ऑफ एएमयू दे दिए जाते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो बड़ा सिंपल है। ग्लूकोज में कार्बन के 6 हैं तो 6 इंटू 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन के 12 हैं तो 1 इंटू 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के 6 हैं तो यानी कि 16 इंटू 6 हो जाएगा। इतनी सी बात है। ऑक्सीजन का यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो 16 एएमयू है, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 एएमयू है और कार्बन का 6 एएमयू है, ठीक है। बिल्कुल अगर एग्जैक्ट डिटेल्स लिए जाए तो इस तरीके से होंगे, ठीक। तो चलो, यानी 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 96, तो 10 8 10 1 8 9 18 180 एमयू के आस पर आ रहा है। तो यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन में 180.162 एमयू आया, यानी कि अगर एग्जैक्ट फिगर्स लें तो इट कम्स आउट टू बी 180.162 यू। ऑलराइट, तो आई होप ये इस तरीके से, जैसे मैं बोलूँ कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो बड़ा आसान है। 2 इंटू 23 सोडियम का हो गया, कार्बन का हो गया 12 एंड 3 टाइम्स इंटू 16 यानी 48, ठीक है। तो 46 प्लस 48 प्लस 12, 48 प्लस 12 हो गया 60, 60 प्लस 46 हो गया 106 एएमयू आ गया। कितना आसान है। तो बड़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टैंडर्ड में भी, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। Atoms and molecules are extremely small in size and their numbers in even a small amount of any substance is really very large. To handle such large numbers, a unit of convenient magnitude is required. तो इतने बड़े नंबर्स हैं कि इनको न्यूमेरिकल्स में हैंडल करने के लिए एक अलग से यूनिट हमको इंट्रोड्यूस करनी होगी। Just as we denote 1 dozen for 12 items, score for 12 items, cross for 144 items, we use the idea of mole to count entities at microscopic level. तो इसी तरीके से एक और यूनिट हमने क्वांटिटी की, अमाउंट की हमने इंट्रोड्यूस करी, मोल। इन SI system, mole was introduced as 7th base quantity for the amount of a substance. 1 mole, symbol MOL, is the SI unit of amount of substance. 1 mole contains exactly 6.02214076 into 10 to the power 23. न्यूमेरिकल्स में हम लोग 6.022 into 10 to the power 23 लेते हैं। Elementary entities. This number is fixed numerical value of Avogadro constant Na when expressed in unit per mole, यानी कि एक मोल में इतने यूनिट्स होंगे, 1 एवोगाड्रो नंबर होगा। 1 एवोगाड्रो मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 है, and it is called Avogadro number. The amount of substance, symbol N, of a system is the measure of number of specified elementary entities, and an elementary entity may be an atom. वो elementary entity atom हो सकता है, molecule हो सकता है, ion हो सकता है,
इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी वो एलिमेंट्री एंटिटी क्या है, ये वैरी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल हो, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और तो यानी लेकिन उसका जो 1 मोल होगा उसकी क्वांटिटी हम क्या कहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। एनी अदर पार्टिकल्स और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर कोई और पार्टिकल, it may be emphasized that a mole of substance always contains the same number of entities. जैसे 1 dozen is equal to 12, इसीलिए 1 mole is equal to 6.022 into 20 10 to the power 23 substance. No matter what substance may be, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है. In order to determine this number precisely, the mass of carbon-12 was determined by the mass spectrometer and was found to be 1.992648 into 10 to the power minus 23 gram. ठीक है. Knowing 1 mole of carbon weight is 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में हमने एक कार्बन एटम के वेट को डिवाइड कर दिया इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल. ठीक है ना भाई. तो इस तरीके से हमें ये एवोगैड्रो नंबर मिला. तो आई होप ये फिगर आया कहां से, ये आपको समझ में आया. अगर मुझे एक एटम का वेट पता है और 1 मोल एटम का वेट पता है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस 1 मोल सब्सटेंस में उनकी नंबर्स क्या है एग्जैक्टली, मतलब कितने सारे वो सब्सटेंस उसमें है. तो 1 मोल मींस एग्जैक्टली नंबर के फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 6.0221367 into 10 to the power 23 एटम्स पर मोल ये फिगर आता है. तो इसको आपको याद रखना है. ठीक है. This number of entities in 1 mole is so important that it is given a separate name and symbol, and it is known as Avogadro constant. Avogadro number denoted by Na in honor of Avogadro. ये केमिस्ट थे. To appreciate the largeness of this number, इसको अगर लिखते हो तो इतना बड़ा नंबर बन करके आता है. आप देख रहे हो साइंटिफिक फॉर्म में 6.022 into 10 to the power 23 बन करके आएगा. Hence, so many entities constitute 1 mole of a particular substance. We can therefore say that 1 mole of hydrogen atom has 6.022 into 10 to the power 23 atoms. 1 mole of water molecules has 6.022 into 10 to the power 23 water molecules. 1 mole of sodium chloride has 6.022 into 10 to the power 23 formula units of sodium chloride. 1 mole of bacteria is equal to 6.022 into 10 to the power 23 bacteria. ठीक है ना. Alright, इस तरीके से having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of a substance or the constituent entities. The mass of 1 mole of a substance in gram. The mass of 1 mole of a substance in gram is called its molar mass. अभी तक हम लोग AMU के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग मोलर मास के बारे में बात करेंगे. तो आगे से हम लोग जो भी बातें करेंगे वो मोलर मास के फॉर्म में करेंगे. अगर हम ये कहते हैं कि कार्बन का वेट 12 ग्राम है, व्हाट डज इट मीन, 1 मोल कार्बन का जो वेट आएगा वो 12 ग्राम आएगा. The molar mass in gram is numerically equal to atomic molecular formula mass in U. ठीक है. तो molar mass 18.02 ग्राम पर मोल. इसी तरीके से मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये देखो इनका जो वेट है इसको हम एटॉमिक मास यूनिट को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद जो हमारा वेट आएगा उसको 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फिगर आएगा वो एक मोल वो मोलर ग्राम के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है. परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं.
So far we are dealing with the number of entities, present number of entities, कितने entities एक given sample में है, जैसे कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है. But many a time information regarding the percentage of a particular element present in a compound is required. कई बार ऐसा जरूरी हो जाता है कि उस सब्सटेंस में अलग अलग एलिमेंट की परसेंटेज क्या है ये जानना जरूरी हो जाता है. सपोज एन अननोन और न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू. द फर्स्ट क्वेश्चन you would ask what is the formula and what are its constituents. इसका formula क्या है, इसके constituents क्या है, in what ratio they are present in the given compound. For known compound also such information provide a check whether the given sample contains the same percentage. इसमें हम चेक करते हैं कि उस सैंपल में जो उसके constituents हैं उतने ही परसेंटेज हैं जितने की होने चाहिए, जितने की प्रेजेंट सैंपल में होने चाहिए. इन अदर वर्ड्स वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ अ गिवन सैंपल बाय एनालाइजिंग द डेटा, दिस डेटा. ठीक है, तो उसको एक्सपेरिमेंटली वो एनालाइज करेगा और देखेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट के परसेंटेज जो है उतने ही हैं. अगर उतने ही है देन वी विल से कि वो सब्सटेंस प्योर है. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट के परसेंटेज में फर्क आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इम्प्योर सब्सटेंस है. Let us understand it by taking the example of water H2O. Since water contains hydrogen and oxygen, the percentage composition of these elements can be calculated as follows. Mass of that element, उस एलिमेंट का मास उस कंपाउंड में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. ये बड़ा आसान है. इसका मतलब मास परसेंटेज हाइड्रोजन क्या होगा, 2 है ना, H2O, 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1.008 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 100. ठीक है. परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज मास क्या होगा, तो एक ऑक्सीजन है तो उसका मास क्या है 16, और जो H2O का जो मास है 18.08. इस तरीके से 88.79% आया. ठीक है. इस तरीके से हम लोग C2H5 का भी निकाल सकते हैं. तो आई होप ये बड़ा आसान है, ये आप आसानी से कर लोगे. C2H5 का पहले मोलर मास निकालेंगे, फिर कार्बन का अलग से यानी 24 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100. फिर देखो 5 एंड H यानी कि 6H हो गया, तो हाइड्रोजन ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 46.068 इंटू 100. ठीक है. उसके बाद ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 डिवाइडेड बाय 46.068 इंटू 100. इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन की परसेंटेज भी आ गई. इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल दें. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ मास, लेट अस नाउ सी व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द परसेंट कंपोजिशन डेटा. तो इससे हम जो है परसेंटेज डिटेल्स हम जब हमें मिल जाता है तो हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग निकाल पाते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं. और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है डेफिनेटली हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि वेदर एम्पिरिकल फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्विवेलेंट है या फिर उससे भिन्न है. तो यानी कि किसी मल्टीपल फॉर्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला बन करके आएगा. ठीक है ना. तो इसके बारे में ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, और एम्पिरिकल फार्मूले पे क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं तो उसको भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. और फिर स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस, फिर मोल कॉन्सेप्ट्स, इनको भी हमें कंप्लीट करना है. तो सो फार सो गुड, बढ़िया चल रहा है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे हो गए, और in next video we will understand what is empirical formula for molecular formula. ठीक है. So thank you very much for your time, and again if you like this video then please do like, share and subscribe this channel. Okay, so thank you very much for your time.